विद्यार्थियों, लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः जीएसएस वेयर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्यापन की प्रक्रिया पुनः प्रस्तुत की जा रही है और एक बार पुनः आप सब लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज शुरू कर रहे हैं हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थियों से फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बात हो रही थी, तो कुछ क्वेरीज आ रही थी और विद्यार्थियों को एक शिकायत थी इस बात को लेकर के इधर अर्थशास्त्र को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। इसलिए विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझ विकसित हो सके इस विषय के प्रति और तो थोड़ा सा एक डर का भाव है वो दूर हो सके, इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। रिलेवेंटली ये कहें इसको अगर हम केवल कक्षा 12वीं के लिए उपयोगी है, साथ में ही ये जो यूनिट है विशेष करके अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसकी आगे हम बात करेंगे, वो 12वीं कक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष करके सेकंड ग्रेड सामाजिक ज्ञान के लिए बड़ी उपयोगी होती है और दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी समांतर रूप से उपयोगी होती है। तो बात हम शुरू करें अर्थशास्त्र का अर्थ परिभाषा और उसके क्षेत्र को लेकर के। तो अर्थशास्त्र अनादिकाल से एक विषय के रूप में, यद्यपि इसको अगर देखा जाए तो काफी समय बाद एक विषय के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है। और वो किस प्रकार से हो जाता है? जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और उसके लिए वो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जब क्रियाएं करना प्रारंभ करता है, जिसे सामान्यतः जीविकोपार्जन कहा जाता है। जीविकोपार्जन के लिए जो भी क्रियाएं उस मनुष्य के द्वारा अनादिकाल से की जाती रही हैं, उन सब क्रियाओं में एक विषय छुपा हुआ था जिसे कहते थे हम अर्थशास्त्र। अब अगर हम कहें कि आदिकाल में मनुष्य आखेट के माध्यम से, आखेट जिसको सामान्यतः कहा जाता है तो शिकार करना, धीरे धीरे कृषि की तरफ, धीरे धीरे कृषि के साथ में पशुपालन किया जाने लगा, मत्स्य पालन किया जाने लगा, विनिमय का प्रारंभ हुआ, एक्सचेंज का प्रारंभ हुआ और व्यापार आया। कहने का मतलब मनुष्य का जैसे जैसे संवर्धन हुआ है, आर्थिक क्रियाओं का, जो जीविकोपार्जन की क्रियाएं हैं उनका संवर्धन हुआ है, ये विषय भी समृद्ध होता चला गया, डाइवर्सिफाइड होता चला गया, विविधता इस विषय में आती चली गई है। लेकिन हम कहें तो अनादिकाल से ही एक विषय के रूप में, एक कहें सामाजिक विज्ञान, मानविकी के विषय के रूप में इसका विकास हो चुका था। अब जैसा भारतीय पुराणों में, भारतीय कहें जो अपने वेद हैं, जो जिनको हम कहते हैं अपने हिंदू धर्म रीति के अनुसार, कि जिनको पुराण कहा जाता है, महापुराण कहा जाता है, तो तरह तरह के नामों से उनको जाना जाता है। ज्यादा जानकारी मेरी थोड़ी इस क्षेत्र में कम रहती है। तो उनके अनुसार अगर देखें तो कहा गया है, एक जगह कृषि पालक ने पालयत वाणिज्यम च वार्ता, यह सूक्त प्रयुक्त किया गया है। कहने का मतलब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य यानी व्यापार, इन सब के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है और जिसे कहा गया है वार्ता।
सामान्यतः ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वार्ता शब्द का उपयोग वैदिक काल में किसके लिए किया गया है? तो वार्ता शब्द कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन सब के लिए वार्ता शब्द का उपयोग किया गया है। शाब्दिक रूप से इन सब को मिलाकर के आज हम भले ही एक शब्द इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि वार्ता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आर्थिक क्रियाओं के लिए। वैदिक काल में वार्ता शब्द का प्रयोग कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, इनके लिए जो सभी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात हम करें इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर, तो शाब्दिक अर्थ से अगर हम शुरू करें तो यहां देखिए अंग्रेजी में से कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ऑकुप्स और दूसरा है नोमस। ऑकुप्स और नोमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन दोनों का, ऑकुप नोमस, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है लॉ ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है? लॉ ऑफ हाउस होल्ड। हिंदी में अगर हम कहें तो कह सकते हैं गृहिणी के नियम। अब देखिए इसके नियम, गृहिणी के नियम। गृहिणी कौन? जो घर को चलाए। गृहिणी किसको कहेंगे? जो घर को चलाए, यानी घर को चलाने वाले। अब वो आज के दृष्टिकोण से, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, तो इसको गृहिणी के जहां भी आएगा तो इसको स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। लेकिन यहां अगर हम प्रयुक्त करें कि जो भी घर को चलाता है, घर को चलाने के जो नियम होते हैं, जो कि सामान्यतः आदिकाल में देखें तो उपभोग महत्वपूर्ण रूप से होता था। अब घर में सामान क्या लाया जाएगा, कितना लाया जाएगा, किस कीमत पर लाया जाएगा, ये सब जो नियम तंत्र थे वो सब किसके अंतर्गत थे? घर के नियमों के अंतर्गत आते थे। तो यहीं से शब्द निकला ऑकुप्स और नोमस, यानी लॉ ऑफ हाउस होल्ड, और जिससे शब्द बना कालांतर में जाकर के इकोनॉमिक्स। ये तो बात हुई हमारी अंग्रेजी को लेकर। इंग्लिश में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बात हम करते हैं अर्थशास्त्र। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है अर्थ प्लस शास्त्र। अब यहां अगर हम देखें तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का सामान्यतः EARTH अर्थ माने पृथ्वी, वो पृथ्वी वाला नहीं। अर्थ आपने देखा होगा, चार पुरुषार्थों का आपने नाम सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन पुरुषार्थ वाला अर्थ है। अर्थ का यहां मतलब हमारा होता है धन या संपत्ति से। कहने का मतलब वेल्थ, धन या संपत्ति, या इसको हम कहें वेल्थ। वहीं दूसरी तरफ बात हम करते हैं शास्त्र को लेकर के, तो शास्त्र से हमारा तात्पर्य होता है अध्ययन की विधा। अर्थ का मतलब धन या संपत्ति, और शास्त्र से हमारा मतलब होता है अध्ययन की विधा। अगर दोनों को हम जोड़ करके देखें तो धन या संपत्ति,
के अध्ययन की विधा, विधा, धन या संपत्ति के अध्ययन की विधा। अब यहां बात आती है कि भाई धन या संपत्ति क्या होती है। शाब्दिक रूप में हम जानते हैं कि धन क्या होता है, संपत्ति क्या होती है, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखें, आपकी मिट्टी अगर पड़ी हुई है तो आप क्या उसको धन कहेंगे या संपत्ति कहेंगे? सामान्यतः तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक वह वस्तु अथवा सेवा जिसका अपना मूल्य होता है, प्रत्येक वह वस्तु अथवा सेवा जिसका अपना मूल्य होता है, वह क्या कहलाती है? धन या संपत्ति कहलाती है। तो कहने का मतलब धन या संपत्ति के अध्ययन की जो विधा है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब धन या संपत्ति, यहीं से दूसरा शब्द निकलता है भाई, धन या संपत्ति से संबंधित क्रियाएं, यहीं से शब्द निकलता है। धन या संपत्ति के अध्ययन की विधा तो क्या हो गई? अर्थशास्त्र शब्द करते ही, और धन या संपत्ति से संबंधित क्रिया, धन या संपत्ति से संबंधित क्रिया, यानी इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर है तो वो क्या कहलाएगी? इससे संबंधित जो क्रिया है वो कहलाएगी आर्थिक क्रिया। वो क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। यानी धन या संपत्ति से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रिया। मेरे एक दूसरा वीडियो है कक्षा 10वीं को, जिसमें लेकर के मैंने आर्थिक क्रियाओं को डिटेल में बता रखा है उसमें कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। अब यहां हम इसको थोड़ा सा लिंक करें कि वे सभी क्रियाएं जो धन या संपत्ति से संबंधित हैं, यानी कहने का मतलब वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन, अब देखिए आप शुरू जो किया था उससे जोड़ करके देखिए, जीविकोपार्जन के लिए जो जो किया जाता है, मनुष्य द्वारा जीविकोपार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो किससे संबंधित होती हैं? धन से या संपत्ति से संबंधित होती हैं, वो सभी कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। इसको डिटेल में 10वीं वाले वीडियो में हम चेक कर सकते हैं, कक्षा 10वीं सामाजिक ज्ञान का जो वीडियो है। अब आर्थिक क्रियाओं को अगर देखें तो जो भी हम काम करते हैं, पिंचर लगाने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, तो वो उससे संबंधित क्रिया हो गई। जो होटल व्यक्ति चला रहा है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है। कहने का मतलब जो भी काम, हलवाई अगर काम कर रहा है वो भी कर रहा है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें ये सब जो काम मैंने बताए, चाहे होटल का काम रहा हो, चाहे हलवाई का काम रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति दुकान कर रहा है, स्टेशनरी की दुकान, पेन कॉपी आपके लिए बेच रहा है, या कोई व्यक्ति आपके कटिंग का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ जैसे डॉक्टर है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वकील अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब इन सभी जो क्रियाएं हैं इनको अगर समूहबद्ध रूप से किया जाए तो इन्हें हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जितनी भी क्रियाएं जो संपादित की जा रही है मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए, तो तरह तरह की क्रियाएं कर रहा है। आप गेट से निकलोगे, निकलते ही आपको ये आर्थिक क्रियाओं की विविधता से भरा हुआ संसार दिखाई देगा, और उसमें आप जो भी देखते हो उन सबको हम अगर वर्गों में विभाजित करें तो इन्हें 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण, विनिमय, व्यापार, इसी को हम राजस्व की श्रेणी में भी, व्यापार अथवा राजस्व में रख देते हैं। तो उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व या व्यापार, वाणिज्य भी। तो
इन हम 5 श्रेणियों में इन आर्थिक क्रियाओं का विभाजन कर सकते हैं। अब यहां से अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को पुनः एक बार प्रैक्टिस करके देखें। आर्थिक क्रियाएं कौन सी? जो धन से संबंधित है, जो संपत्ति से संबंधित है, जो जीविकोपार्जन से संबंधित है, वो सब क्रियाएं कौन सी हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। अब इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसमें होता है? अर्थशास्त्र में। तो यहां सीधा सा एक संबंध स्थापित होता है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन की विधा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की वह विधा, शाब्दिक अर्थ हुआ अध्ययन की वह विधा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? आर्थिक क्रियाओं। और आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी? ये आर्थिक क्रियाएं। तो एक बार पुनः अध्ययन की वह विधा जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा नहीं है। तो यहां हमने देखे ओकुप्स नोमस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लॉ ऑफ हाउसहोल्ड। हिंदी में अगर देखें अर्थ और शास्त्र अर्थ जो धन और संपत्ति, धन और संपत्ति से हमारा तात्पर्य प्रत्येक वह वस्तु अथवा सेवा जिसका अपना मूल्य होता है, जिसका अपनी उपयोगिता है, जिसमें अपने उपयोगिता मूल्य है, वो सब क्या कहलाती है? धन या संपत्ति कहलाती है। आपके लिए कोई वस्तु अगर उपयोगी नहीं है तो हो सकता है आपके लिए उसका मूल्य नहीं हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो वही वस्तु उपयोगी हो सकती है, तो उसे हम धन या संपत्ति कहते हैं। अब धन या संपत्ति के अध्ययन की विधा शाब्दिक रूप से अर्थशास्त्र। धन या संपत्ति से संबंधित क्रिया आर्थिक क्रिया है, इसलिए अध्ययन की वह विधा जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये तो बात हुई हमारी किसको लेकर के? अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को लेकर के। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। सामान्य तौर पर आप लोगों ने कक्षा 11वीं में, ये आपके में पूरा डिटेल्ड है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में यहां बात करूंगा। 11वीं में आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। तो परिभाषा के दृष्टि यहीं से परिभाषाएं निकलना प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे समय निकलता चला गया, एक महत्वपूर्ण पुस्तक इस दौरान आती है जिसका जिक्र मिलता है। एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसके लेखक हैं कौटिल्य। 300 ईसा पूर्व लिखी गई ये पुस्तक। यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि यह नाम ही अर्थशास्त्र है, बल्कि यह पुस्तक विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसकी पुस्तक है विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इसका नाम ही अर्थशास्त्र है। इस पुस्तक में कौटिल्य ने तत्कालिक रूप से जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में राज्य की सेना किस प्रकार से होनी चाहिए, राज्य को अपने वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, और राज्य को सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से संपादित करनी चाहिए, इन सब तथ्यों को लेकर के ये पुस्तक रची गई है, लिखी गई है, जिसके बहुत प्रसिद्ध रहे हैं कौटिल्य। विष्णुगुप्त के नाम से जिनको जाना जाता है, वो इतिहास का एक विषय है। तो कहने का मतलब एक कौटिल्य के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो अर्थशास्त्र उसका नाम है। संबंध इसका सीधा सा किस विषय से है? राजनीति विज्ञान से। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की अगर यात्रा को हम देखें तो जन्म यद्यपि अनादिकाल से, जब से मनुष्य ने जन्म लिया, जब से मनुष्य ने गतिविधियां करना प्रारंभ किया, चाहे वो गतिविधियां सामाजिक रही हो, आर्थिक रही हो, राजनीतिक रही हो या मानवीय रही हो, किसी भी प्रकार की रही हो, लेकिन उन गतिविधियों के पीछे जो निहित तत्व रहा है वो निहित तत्व कहीं ना कहीं आर्थिक रहा है। तो मनुष्य के जन्म के साथ ही इसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन एक विषय के रूप में इसका पृथक से जो विभाजन है, एक विषय के रूप में इसकी जो पहचान है, वो निकल करके आती है 18वीं शताब्दी।
लगभग 16वीं शताब्दी तक मानविकी के सारे विषय ही एक साथ पढ़े जाते थे, सब एक साथ में ही चलते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद, कब? 16वीं शताब्दी के बाद विषयों का विभाजन प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित इतिहास चला गया, राजनीति से संबंधित राज यानी कि सत्ता व्यवस्था वो राजनीति में चला गया, समाज से संबंधित समाज शास्त्र सोशियोलॉजी में चला गया। अभी भी ये विकास, विषयों के विकास का क्रम अनवरत रूप से चल रहा है। समय के साथ साथ और सामाजिक विज्ञान, मानवीय विज्ञान के विषय संवर्धित होते जा रहे हैं और उनमें विषयों का विभाजन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात हम करते हैं अर्थशास्त्र को लेकर। 18वीं शताब्दी तक एक विषय के रूप में इस विषय को, इसको पहचान नहीं मिली थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में ही बात अगर हम करें सत्रह में एक पुस्तक प्रकाशित होती है और उस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे एडम स्मिथ। नाम आपने पढ़ा होगा, 11वीं कक्षा में भी बताया होगा आपको। एडम स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत, मतलब 2-3-4 पुस्तकें ऐसी हैं जो कक्षा 11वीं-12वीं के स्तर पर जिनका नाम याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक पुस्तक इन्होंने लिखी। पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, केवल यहीं तक इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज और है कॉजेज, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ एंड नेचर, कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में अगर इतना नाम ध्यान नहीं रख पाते, वैसे ये रखना ही रखना है, फिर भी इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक प्रकाशित होती है और यहां अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में परिभाषित करने का प्रयास एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। देखिए यहां दूसरी चीज आती है निकल करके कि वह विज्ञान है, यानी साइंस माना है इन्होंने। अर्थशास्त्र, इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र की कौन सी क्रियाएं, धन संबंधी, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का धन, वही उसी से मिलता जुलता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र की धन संबंधी क्रियाओं से संबंधित है, या अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक पृथक विषय के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया, इसलिए एक विषय के रूप में पहचान दिलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कौन था, एडम स्मिथ।
विषय के रूप में पहचान दिलाई और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई, एक विषय के रूप में पहली बार परिभाषित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसलिए एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं से एक दौर शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी यानी 1776 से लेकर के एक दौर शुरू हुआ और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। थोड़ा सा बोरिंग होता है परिभाषाओं को पढ़ना, पर चूंकि सिलेबस का भाग है और 8 नंबर का है, कोरोना काल में सिलेबस को कम किया गया है, लगभग 50 से 60% सिलेबस ही रहा है। तो पहले 5 नंबर का पार्ट हुआ करता था, अब ये 8 नंबर का हो गया है। कुछ एक इसमें से कम भी किया है, तो वो मैं एक दिन आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम कहां कहां से कम हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो वो बात भी हम करते चलेंगे। तो अब यहां से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का एक दौर शुरू हो गया। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में एक बात कही जाती है, बड़ी प्रचलित एक उक्ति है, कहा जाता है कि जहां 4 अर्थशास्त्री होंगे, जहां 4 अर्थशास्त्री होंगे वहां 5 परिभाषाएं होंगी। बड़ी विचित्र बात है। बोले 4 अर्थशास्त्री होंगे तो वहां 5 परिभाषाएं होंगी। कैसे होंगी? ये 4 तो अपनी अपनी देंगे ही देंगे। इन 4 के संवाद से एक नई परिभाषा का जन्म और हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थशास्त्र की को इतने लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, बहुत सारे लोगों ने, जो भी जितने अर्थशास्त्री हुए उनसे ज्यादा परिभाषाएं हैं। इसका कहने का मतलब भी यही है कि 4 अर्थशास्त्री होंगे तो परिभाषाएं वहां पर 5 होंगी। लेकिन मोटे तौर पर लेकर के 18वीं शताब्दी 1776 से लेकर के और अब तक जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, उस प्रयास में अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं गढ़ी हैं, परिभाषाएं जो दी गई हैं, उनको मुख्य तौर पर हम 5 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ज्यादा डिटेल में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपने अध्ययन का जो सिलेबस पाठ्यक्रम 12वीं का है वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। 11वीं में आपने बहुत डिटेल में 2 चैप्टर हैं इसको लेकर के। तो अब हम बात शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं तो मुख्य तौर पर अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया है, उन परिभाषाओं को उसकी प्रकृति के आधार पर, जिन्होंने जो आधार माना है, उसके आधार पर हम 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा तो चूंकि अर्थशास्त्र की किसके द्वारा दी गई? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के द्वारा। और एडम स्मिथ की परिभाषा क्या थी? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्र की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है या धन संबंधी क्रियाओं से संबंधित है। तो इसीलिए पहली परिभाषा तो बनी वे परिभाषाएं जो धन से संबंधित हैं। कौन सी परिभाषाएं? जो धन से संबंधित हैं। और इसमें प्रमुख रूप से अगर नाम आएगा तो किसका आएगा? एडम स्मिथ का। 1 नंबर वाला सीधा सा प्रश्न है, बोले धन से संबंधित परिभाषा किसकी थी? बोले एडम स्मिथ। शुरुआत यही थी। अब एडम स्मिथ के बाद दूसरी परिभाषा अर्थशास्त्र की दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है मार्शल का, जिन्होंने अर्थशास्त्र को वेलफेयर यानी कल्याण से संबंधित किया। यानी वे परिभाषाएं जो मानवीय
कल्याण से संबंधित है, तो दूसरी परिभाषा है कल्याण से संबंधित, और ये परिभाषा दी गई इसके द्वारा मार्शल। तीसरी परिभाषा प्रमुख रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी आगे थोड़ी सी और डिटेल व्याख्या करेंगे हम, क्योंकि ये आपके चलती भी है और थोड़ी सी रिलीवेंट भी है अर्थशास्त्र को लेकर के, जिसे हम कहते हैं सीमितता। सीमितता से संबंधित, और सीमितता से संबंधित ये परिभाषा दी गई है रॉबिन्स के द्वारा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सीमितता, यानी ये परिभाषा बताती है कि संसाधन जो सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, तो मनुष्य सीमित संसाधनों से, जैसे मान लो अपने पास में 3 संसाधन हैं और इन संसाधनों को हम कई सारे उपयोगों में ले सकते हैं, तो इन सीमित संसाधनों से ये हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हम कैसे करें, वही ज्ञान हमें जो देने वाला शास्त्र है वह क्या है? वो अर्थशास्त्र है। तो इसके हम डिटेल में अलग से इसका अध्ययन करेंगे। सीमितता से संबंधित फिलहाल देख लेते हैं। सीमितता से संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रॉबिन्स के द्वारा। और चौथी परिभाषा जो आती है, जिसमें विशेष करके 1950 के बाद, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के औपनिवेशिक साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों के सामने विकास एक जब चुनौती था, तो अर्थशास्त्र की जो दिशा थी वो विकास की तरफ चली गई, और यहां से अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं आई वो आई विकास से संबंधित, जिसमें मुख्य रूप से हम अगर नाम लें तो सैमुअलसन का नाम मुख्य रूप से इसमें आता है। और 5वां जो दृष्टिकोण है हमारे पाठ्यक्रम में, जिसके हम भारतीय दृष्टिकोण भी कहते हैं, भारतीय दृष्टिकोण कहें या इसको हम कह सकते हैं आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण। आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण। देखिए, भारतीय तो दृष्टिकोण हमेशा से आप लोग जानते हैं क्या रहा है, या चार्वाक दर्शन को छोड़ दें अगर, तो भारतीय तो शुरू से ही कहते आए हैं, एक बात पर बड़ा रिजिड तरीके से भरोसा करते आए हैं, और वो है कि जितना हो सके उतनी अपनी आवश्यकताओं को कम करो। जैसे एक कहावत भी है अपने कि भाई उतनी ही रजाई, जितने ही पांव फैलाओ जितनी बड़ी अपनी रजाई। तो यहां तो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है। तो यहां एक परिभाषा जो महात्मा गांधी थे, उनके अनुयायी जिनको कहा जाता है जेके मेहता, आर्थिक विचारक रहे, भारत के बड़े आर्थिक विचारक, इनके द्वारा परिभाषा दी गई आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण। आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण ये कहते हैं कि मतलब मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाए जब उसके पास में आवश्यकता ही नहीं बची हो। कुछ कुछ है तो ऐसा ही मिलता जुलता हो, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका भारतीय वर्जन कर दिया है इसको, यानी मनुष्य उस अवस्था में पहुंच जाए जब आवश्यकता विहीनता की स्थिति हो, यानी कोई भी आवश्यकता शेष नहीं हो। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम आवश्यकता उत्पन्न ही ना करें। क्या नहीं करें? हम आवश्यकता ही उत्पन्न ना करें। भाई हमें जहाज की आवश्यकता ही नहीं है तो हम जहाज खरीदेंगे क्यों? तो उनका कहना था कि हम आवश्यकताओं का ही अंत कर दें। आवश्यकता 2 प्रकार से पूर्ति होती है। एक तो हमारी आवश्यकता का संसाधनों के उपयोग के माध्यम से फुलफिल किया जाए, और दूसरा आवश्यकता को ही खत्म कर दिया जाए। तो ये भारतीय दृष्टिकोण है। कहने का मतलब अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं मोटे तौर पर उनको हम 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। धन से संबंधित, जिसका एडम स्मिथ, कल्याण से संबंधित मार्शल, सीमितता से संबंधित रॉबिन्स, और विकास से संबंधित सैमुअलसन, और भारतीय दृष्टिकोण आवश्यकता विहीनता का दृष्टिकोण जो गांधी के अनुयायी रहे जेके मेहता, आर्थिक चिंतक, आर्थिक विचारक, बड़ा नाम रहा है इनका भारतीय आर्थिक दृष्टिकोणों में जेके मेहता।
इनके द्वारा ये दृष्टिकोण, ये परिभाषाएं अर्थशास्त्र को लेकर के दी गई हैं। तो ये थोड़ी सी हमने बात की थी, कल इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। समय की अपनी पाबंदियां रहती हैं, तो फिर आगे कल से हम आगे इसका जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ तक है, किसका अध्ययन किया जाता है, उन सारी बातों को करेंगे। धन्यवाद।